हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर करेंगे कैपिटल बजटिंग पार्ट 2, जिसके अंदर हम करेंगे पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, डिस्काउंटेड पे बैक मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि पे बैक पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं, जिसके अंदर शॉर्टर पे बैक पीरियड होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, और उसकी मेजर लिमिटेशन थी कि वो जो पोस्ट पे बैक प्रॉफिट्स होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी कैलकुलेट करते हैं, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एक्चुअली जितनी हाई रेशियो होगी उतनी ही उसकी प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी होगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 50,000, एनुअल कैश इनफ्लो है 10,000, पे बैक पीरियड हमारा आ जाता है 5 ईयर्स। इसका मतलब है कि 3 साल वो और एडिशनल इनफ्लो जनरेट कर रहा है। 30,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100, ये आ जाता है 60%। उसके बाद पे बैक पीरियड की एक और लिमिटेशन थी कि जैसे वहाँ पे टाइम वैल्यू को इग्नोर किया जाता है, यहाँ पे क्या है कि उसी लिमिटेशन को मद्देनज़र रखते हुए डिस्काउंटेड पे बैक मेथड है। यहाँ पे क्या होता है कि इनफ्लोज को जो प्रेजेंट वैल्यू है, डिस्काउंट फैक्टर है, उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है, फिर उसके बाद उसकी क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि जैसे फर्स्ट ईयर की 1,80,100 है, सेकेंड ईयर की 1,65,200 है, दोनों को ऐड करके आ जाएगा 3,47,000। फिर हमने थर्ड ईयर की ऐड कर दी, 4,97,200 हो गया। उसी तरह ही हमने 4 ईयर और 5 ईयर की ऐड कर दी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो है 6 लाख की, और थर्ड ईयर के अंदर क्या है कि जो टोटल आउटफ्लो इनफ्लो जो है 4,97,200 है, और फोर्थ ईयर के अंदर क्यूमुलेटिव 6,33,800 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 इयर्स का 6 लाख के अंदर से हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हमें मिनिमम 102,800 चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि उस साल हमने जो फोर्थ ईयर है उस साल का जो इनफ्लो है वो है 1,36,600। तो हम क्या करते हैं, 1,28,00,000 को हम 1,36,600 से डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है 3 इयर्स 9 मंथ। यहाँ पे अब हमने जो कैलकुलेशन की है डैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंट फैक्टर। यहाँ पे हमने टाइम वैल्यू को भी लिया है। उसके बाद है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। पे बैक पीरियड की ये भी लिमिटेशन थी कि वो जो पोस्ट पे बैक प्रॉफिट्स होते हैं सारे सालों के प्रॉफिट्स को कंसिडर नहीं करता, वो लिमिटेशन इसके अंदर पूरी की गई है। यहाँ पे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स लेते हैं, उनकी हम एवरेज निकालते हैं, उसको एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करते हैं। इसका एक फार्मूला तो यही है, एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जिसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, अदरवाइज एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इनटू 100। सिर्फ एक यही मेथड है जहाँ पे हम क्या करते हैं, एनुअल कैश इनफ्लो लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस रूल होता है, डेफिनेटली जिसकी रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होती है हम उसी को ही सिलेक्ट करते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है मैं आपको एक प्रॉब्लम के द्वारा बताऊंगी। एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट है 40,000, उसका अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो है हमें दिया हुआ है 10,000 है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में इट इज़ 12,000, थर्ड ईयर में इट इज़ 14,000, फोर्थ ईयर के अंदर ये 16,000 है, फिफ्थ ईयर के अंदर ये 20,000 है। यहाँ पे टैक्स रेट जो उन्होंने बताया हमें 50% है, और डेप्रिसिएशन जो है हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से द्वारा कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे पहले सॉल्व करने से पहले कुछ वर्किंग नोट्स है। जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड है, उसकी प्रोजेक्ट की लाइफ जो है 5 इयर्स है। तो यहाँ पे हमने 40,000 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो पर ईयर जो डेप्रिसिएशन है वो 8,000 आ जाती है। और यहाँ पे हमने टोटल जो वो ऐड कर लिए हैं, तो ये 72,000 है। अब 72,000 के अंदर क्या है कि यहाँ पे मैंने टोटलिटी में किया है, जैसे डेप्रिसिएशन 5 सालों की 40,000 होगी वो माइनस कर दी, तो हमारे पास आ जाता है अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स 32,000 आ जाता है। उसके बाद उसके ऊपर टैक्स जो है 50% है, 16,000 वो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगी अर्निंग आफ्टर टैक्स 16,000। इसको 5 के साथ डिवाइड कर दिया है तो 3,200 आ जाती है एवरेज अर्निंग। यहाँ पे एवरेज इनकम को मैंने एवरेज इन्वेस्टमेंट के साथ डिवाइड कर दिया है।
टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी 40,000 थी, एवरेज हो जाती है 20,000, तो ये आ जाती है 16%। और जब हम दूसरे मेथड से करते हैं एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट, तो ये आ जाती है 3200 डिवाइडेड बाय 40,000। यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, कई बार उन्होंने स्क्रैप वैल्यू दे रखी होती है, तो हम इन्वेस्टमेंट के अंदर से स्क्रैप को माइनस कर देते हैं। स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़ वैल्यू। उसके बाद है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जो है सिंपल भी है, आसानी के साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। हमें बड़ी आसानी के साथ जो इन्फॉर्मेशन है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से मिल जाएगी। और ये पूरे सालों के प्रॉफिट्स को भी कंसिडर करता है, ये नहीं है कि कुछ सालों के प्रॉफिट को कंसिडर करें। लेकिन इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट भी है, क्योंकि यहाँ पे हम जो कैश इनफ्लो नहीं लेते, जो डेप्रिसिएशन हम किसी को नहीं पे करते, यहाँ पे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट लेते हैं, ये इसकी मेन लिमिटेशन है। सेकेंडली ये भी टाइम वैल्यू को इग्नोर करता है, ये भी कोई डिस्काउंट फैक्टर को कंसिडर नहीं करता, और ये उन प्रोजेक्ट के लिए भी सूटेबल नहीं है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होती है किश्तों के अंदर की जाती है। और ये नेचुरली यहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं जिसकी रिटर्न ज़्यादा है। अगर कोई प्रोजेक्ट रिस्की ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है, बट अगर कोई प्रोजेक्ट जिसके अंदर रिटर्न कम है बट स्टेबल है, रिस्क कम है, तो ऑब्वियसली हम उसी की सिलेक्शन करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे हम रिटर्न को जो है इग्नोर कर देते हैं।